Good morning student, welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand going to continue the chapter Electricity class 10th Physics. बच्चों हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन सारे बेसिक टर्म्स की जानकारी दी गई थी। और आज की क्लास में हम उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आगे की बातों की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखिए, आप किसी तालाब में जाते हैं या नदी में जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं, वहां पर आप देखते हैं वाटर करंट फ्लो करता है, यानी वहां पर पानी की धारा को बहते हुए आप देखते हैं। तो जिस तरह से नदी में, तालाब में या किसी नहर में आप जाते हैं तो वहां पर आप वाटर करंट को देखते हैं, पानी की धारा को देखते हैं, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जब किसी कंडक्टर से एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है, यानी चार्जेस फ्लोन थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ये डिफिनेशन तो बोलते ही हैं कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है हमारा, मान लीजिए ए बी, है ना। और कंडक्टर ए बी में मान लेते हैं क्यू चार्ज जो है टी सेकेंड में फ्लो होता है। तो देखिए टी सेकेंड में जब क्यू चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर में, तो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो क्यू बाई टी चार्ज फ्लो होगा। तो एक सेकंड में ये जो चार्ज फ्लो होगा इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट आई बोलते हैं। तो आई बराबर क्यू बाई टी हुआ यहाँ पर, है ना। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट बराबर हो गया हमारा ये चार्ज बाई टाइम, है ना। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका अगर यूनिट हम लोग निकालें, इलेक्ट्रिक करंट का अगर यूनिट निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी है। चार्ज का ऐसा यूनिट आपको पता है कि कूलम्ब होता है, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो ये हो गया आपका कूलम्ब पर सेकंड। कूलम्ब पर सेकंड जो है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर बोलते हैं, है ना। यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम्ब पर सेकंड है, जिसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर एक बात आपको मैं ये बता दूँ कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। यानी दो कंडक्टर के दो एंड्स हैं, उनके बीच अगर एक नॉन जीरो पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी एक कंडक्टर के एक एंड हायर पोटेंशियल पर हो और एक एंड लोअर पोटेंशियल पर हो, यानी दोनों के बीच जब नॉन जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है। और करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दिए हैं कि करंट जो है वो क्या है, आई अगर किसी कंडक्टर से क्यू चार्ज जो है टी सेकंड में फ्लो होता है तो एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो होगा वो क्यू बाई टी होगा, और एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट आई बोलते हैं। तो यहाँ से आई बराबर क्यू बाई टी एक फॉर्मूला निकल के आ गया। यहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हैं हम लोग, आई बराबर क्यू बाई टी है तो क्यू जो है वो चार्ज है उसको हम लोग कूलम्ब में मेजर करेंगे, टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं तो कूलम्ब पर सेकंड जो है इसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं, और यही इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको हम लोग एक एम्पियर करंट को अगर डिफाइन करना होगा तो एक एम्पियर करंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक एम्पियर करंट जो है एक कूलम्ब बाई एक सेकंड के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर से एक कूलम्ब का चार्ज एक सेकंड में फ्लो होता है तो उस कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग एक एम्पियर कह सकते हैं। द करंट फ्लोन थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज passes through its any cross section in 1 second, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक सिंपल सा सर्किट की अगर बात करें तो मान लीजिए कि एक सिंपल सा सर्किट आप बनाए भी होंगे। मान लीजिए कि हम बाजार से एक छोटा सा ड्राई सेल खरीद के लाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एक ड्राई सेल है, ठीक है। इस ड्राई सेल में देखिए ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे वायर कनेक्ट करते हैं हम लोग, और वायर कनेक्ट करके यहाँ से बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये सर्किट क्या है, जो एकदम जल उठा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ये क्या देख रहा है, दिस इज ए सिंपल सर्किट। ये क्या है हमारा, ये ड्राई सेल है ना, ये हमारा बल्ब है और ये हमारा कनेक्टिंग वायर है।
कनेक्टिंग वायर है, देख लीजिए। तो ये हमारा एक सिंपल सा सर्किट बन गया है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का जो पाथ है, क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ जो है जिस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of some electric components connected between the two terminals of a battery is called an electric circuit। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे यहां पर हमने एक सिंपल सा सर्किट बनाया है, तो इस सर्किट में आप क्या देख रहे हैं, सेल है, कनेक्टिंग वायर है और बल्ब है। तो एक सर्किट में एकदम बेसिक सा ये सर्किट मैंने आपको बनाकर दिखलाया है कि इसमें सेल है, जो सेल जो है वो वोल्टेज सोर्स है ना, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, और ये जो कनेक्टिंग वायर है वो करंट को के फ्लो करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है, और इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, करंट को कंज्यूम कर रहा है ना। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत तरह के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि 3 ही कंपोनेंट्स हैं इस सर्किट में, सेल है, बल्ब है और कनेक्टिंग वायर है। लेकिन अगर हम चाहें तो किसी सर्किट में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम उसमें स्विच लगा सकते हैं, स्विच है या प्लग की लगा सकते हैं उसमें, है ना। उसमें हम लोग मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मान लीजिए कि उसमें हम लोग की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कनेक्टिंग वायर भी होता है। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो यहाँ पर है कि ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कनेक्टेड बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, अब इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो बैटरी के 2 एंड्स के बीच में, 2 टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड होते हैं। और देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको हमेशा एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उस डायग्राम को बोला जाता है सर्किट डायग्राम, है ना। यहाँ पर देखिए सर्किट डायग्राम के बारे में बताया जा रहा है कि सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो ए डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। यानी एक ऐसा मतलब डायग्राम जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। और देखिए, सर्किट डायग्राम में क्या होता है ना कि हर कंपोनेंट का एक सिंबल होता है। जैसे अगर यहाँ पर आमीटर यूज किए हैं तो देखिए यहाँ पर ए से आमीटर को रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया गया है तो भी से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है तो ये आर है, यहाँ पर की का इस्तेमाल किया गया है, ये के है, और नीचे में आप बैटरी देख रहे हैं। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं अभी हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, मैंने अभी जो बात किया कि किसी भी सर्किट डायग्राम में वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं और हर कंपोनेंट का एक सिंबल होता है। देखिए, हम लोग किसी भी सर्किट डायग्राम में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें बल्ब है, रेसिस्टेंस है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है ना, फ्यूज है, तो बहुत सारे सेल है, बैटरी है, कनेक्टिंग वायर है, बहुत सारे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी सर्किट डायग्राम में जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं इसके अरेंजमेंट को दिखाते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। तो जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनके लिए ये सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और सिंबल। जैसे सेल है तो सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, है ना। सेल के सामने उसका सिंबल लिखा हुआ है कि उसका इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होता है। बैटरी का इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होता है, बहुत सारे सेल के मिलने से बैटरी बनता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आप देख सकते हैं, कनेक्टिंग वायर का सिंबल आप देख सकते हैं, वायर ज्वाइंट, है ना। इस वायर से, ये जो वायर है इससे ज्वाइंट वायर इधर से निकला है, ये वायर ज्वाइंट है। वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, मतलब एक वायर दूसरे वायर के मतलब सामने से क्रॉस कर रहा है विदाउट कॉन्टेक्ट का, तो ये उसका सिंबल है। यहाँ जो है रेसिस्टेंस है वो फिक्स्ड रेसिस्टेंस का सिंबल है। यहाँ पर देखिए, ये आपका रेसिस्टेंस है, ये आपका रिहोस्टेट है ना, इसका सिंबल ये है। वेरिएबल रेसिस्टेंस है, इसको भी आप देख रहे हैं। प्लग की ओपन है, प्लग की क्लोज्ड है, और यहाँ पर स्विच ओपन है, यहाँ पर स्विच क्लोज्ड है। यहाँ पर अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर है, और क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ये अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, और इन कंपोनेंट्स
का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर्किट डायग्राम जब बनाते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब एक बात हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। इलेक्ट्रिक करंट इज रियली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स में जो भी डेफिनेशन देते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे थे तो हम लोग का क्या कहते थे उसमें कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते थे तो बोलते थे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने पर वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो हमेशा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी डेफिनेशन देते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस के टर्म में देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बोलते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है, और वास्तव में वो कन्वेंशनल करंट होता है। दैट इज नॉट रियल करंट एंड दैट इज कन्वेंशनल करंट, एंड कन्वेंशनल करंट इज ए हाइपोथेटिकल करंट। तो खैर हम लोग अभी ये जान लें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वास्तव में क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप देखिए कि दिस इज ए मेटालिक कंडक्टर। ये जो AB है, ये AB एक मेटालिक कंडक्टर है, और इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर देयर इज ए प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दे आर मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं इस पूरे कंडक्टर के अंदर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर, क्योंकि ये रैंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेटालिक कंडक्टर है। इस मेटालिक कंडक्टर में, है ना, बहुत सारे एटम्स हैं इसके, और उन्हीं एटम्स के बीच में जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहा है ना। यानी कि यहाँ पर किसी तरह का मतलब कि फ्लो नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का डिफिनिट डायरेक्शन में। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर जैसे ही हम लोग उस फ्री मेटालिक कंडक्टर के जो एंड्स A और B है उसको सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, तो कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो जाता है। और जैसे ही सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है कंडक्टर के दोनों एंड्स को, त्यों ही हम लोग ये पाते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे वो क्या होते हैं कि एक नेट डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली फ्लो करने लगते हैं। यानी वो मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल वाले एंड की ओर वो फ्लो करने लगते हैं। ये जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, ये वास्तव में कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, और यही रियल करंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो कंडक्टर का वो एंड जो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो उस एंड की ओर बढ़ रहा है लगातार, जो वो उस एंड की तरफ जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, और वास्तव में यही इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करता है। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, बिकॉज ये नेगेटिव चार्जेस का फ्लो है। तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। लेकिन ये कन्वेंशनल करंट रियल करंट नहीं होता है बल्कि हाइपोथेटिकल करंट होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि रियल करंट है, और दूसरा है कन्वेंशनल करंट जो कि हाइपोथेटिकल करंट होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें हैं जिसको आपको याद रखना होगा। अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्जेस का फ्लो है, लेकिन कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो है। दूसरा बात हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो एक रियल करंट है, कन्वेंशनल करंट जो है वो एक हाइपोथेटिकल करंट है। तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो किसी कंडक्टर के वो एंड जो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उससे उस एंड की ओर बढ़ता है, कंडक्टर के उस एंड की ओर बढ़ता है जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यानी इसका फ्लो जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट का नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, लेकिन कन्वेंशनल करंट का फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है ना। और इस तरह से हम लोग एक मतलब डिफरेंसेस जो है इनके बीच, इलेक्ट्रॉनिक करंट के बीच और कन्वेंशनल करंट के बीच हम लोग कर सकते हैं। और भी हम कुछ बोल सकते हैं इसमें, आप कह सकते हैं कि हमेशा हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है।
तो हम लोग जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को बोलते हैं वो कन्वेंशनल करंट के बारे में बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, लेकिन कन्वेंशनल करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट जो है एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ के बारे में। देखिए ओम्स लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। ओम्स लॉ जो है इसको हम लोग करंट वोल्टेज रिलेशनशिप भी कहते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है इसको समझना है। ओम्स लॉ जो है इसको सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने करंट और वोल्टेज के बीच जो रिलेशनशिप है उसका स्टडी किया। तो जॉर्ज साइमन ओम ने सबसे पहले बताया कि अगर कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर से जो करंट करने वाला फ्लो करने वाला जो करंट है उसका मान बढ़ जाता है, और अगर कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर कम करते हैं तो करंट जो उससे फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू जो है घटता है। यानी उन्होंने करंट वोल्टेज रिलेशनशिप दिया। ओम्स लॉ का एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है सुन लीजिए। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यह है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोन थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor। यानी किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर है ए बी, है ना, ये कंडक्टर हमारा ए बी है, और इस कंडक्टर ए बी के दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है, और इससे आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इससे आई करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ओम्स लॉ जो है वो कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोन थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी ये जो कंडक्टर है ए बी, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है, और इससे करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। और कब होगा, एट कांस्टेंट टी, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा होगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होगा। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी बोले या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बोले, बातें की होगा। और यहाँ पर आपको पता है कि भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट देते हैं आर, यहाँ पर लिखेंगे वेयर आर इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट called resistance of the conductor, called resistance of the conductor। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आता है V इक्वल टू आई आर, ये जो है ओम्स के लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर जो है वो ओम्स के लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, करंट इनटू रेसिस्टेंस है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वोल्टेज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं करंट इनटू रेसिस्टेंस। यही आपका करंट वोल्टेज रिलेशनशिप है ना, यही ओम्स लॉ कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग को यहाँ नया टर्म मिल गया है, वो है रेसिस्टेंस, है ना। अब हम लोग थोड़ा रेसिस्टेंस की बात करते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए रेसिस्टेंस जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो उस कंडक्टर से करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेसिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। और क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो करंट कंडक्टर से करंट के फ्लो को अपोज करता है, और इसी के कारण क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है ना। यानी रेसिस्टेंस जो होता है उसके कारण लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होता है। किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा रेसिस्टेंस की बात करते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो क्या होता है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का अगर रेसिस्टेंस मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे, कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उससे जितना करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो लेते हैं तब हम लोग उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। यानी कंडक्टर का रेसिस्टेंस R जो होगा वो V अपॉन I होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस
अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग ये लिख सकते हैं रेसिस्टेंस जो है वो क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, है ना। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ये रेशियो होता है। अगर हम लोग इसका यूनिट निकालें तो यूनिट कैसे हम लोग इसका निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से R इक्वल टू होता है V अपॉन आई। V का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है और I का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। तो यहाँ से वोल्ट पर एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब वोल्ट पर एम्पियर जो है रेसिस्टेंस का यूनिट है, और इसी को हम लोग ओम जो है इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ओम जो है वो रेसिस्टेंस का यूनिट है। अगर हम 1 ओम का डिफिनेशन लिखें तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर होगा। यानी अगर 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होता है। तो द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट्स एनी क्रॉस सेक्शन ऑन सप्लाइंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर एंड। यानी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के बीच अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर उससे अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम के बराबर होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा 1 ओम रेसिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अब तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स के लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या होता है। अभी आपने देखा कि ओम्स के लॉ में जो R था, जो रेसिस्टेंस था, वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था और इसका वैल्यू जो है वो कंडक्टर के दोनों एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उससे जितना करंट फ्लो कर रहा है इन दोनों के रेशियो के बराबर है। तो यानी कि कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो एक कांस्टेंट है ना। लेकिन यहाँ पर ओम्स के लॉ में हमने जो जिक्र किया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो आपको इसलिए मैं बता दूं कि टेम्परेचर जो है उसके बदलने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस बदलता है। इसलिए अगर रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इसलिए ओम्स के लॉ के स्टेटमेंट में आता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का कारण ये होता है कि टेम्परेचर के बदलने से रेसिस्टेंस बदल जाता है, लेकिन चूंकि ओम्स के लॉ में रेसिस्टेंस एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको बदलना नहीं चाहिए, इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स के लॉ को एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एक सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, एग्जाम में कभी कभी आता है कि ओम्स के लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो आप निश्चित रूप से ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और इसी तरह से उसका नेमिंग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि ओम्स के लॉ के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लिया गया है। तो कनेक्टिंग वायर लिया गया है, बैटरी लिया गया है, प्लग की लिया गया है, रेहोस्टेट है ना। ये आपका एक रेसिस्टर ये भी लिया गया है ना, और अमीटर है, वोल्ट मीटर है। तो देखिए यहाँ पर जो है ओम्स के लॉ के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हम ये एक सारे कंपोनेंट्स को इसी डायग्राम के अनुसार, इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अमीटर जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है, क्योंकि अमीटर जो होता है एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस होता है ना। रेसिस्टेंस के चलते क्या होता है आपको पता है ना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है रेसिस्टेंस के कारण। तो यहाँ पर अमीटर जो है वो एक लो रेसिस्टेंस डिवाइस होता है और हमेशा इसको इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सर्किट का पूरा करंट का रीडिंग ये बताता है, तो इसलिए इसको सीरीज में लगाया जाता है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना होता है, उनके बीच पोटेंशियल जो वोल्टमीटर है वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्टेज जो होता है ये उसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल होता है, और जिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो उसके पैरेलल में लगाया जाता है वोल्टमीटर को। और वोल्टमीटर जो है एक हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, और यहाँ पर रिहोस्टेट का क्या यूज है, तो रिहोस्टेट जो है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के अमाउंट को चेंज करता है ना। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए रिहोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग ओम्स के लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जब करते हैं तो हम लोग इसी डायग्राम के अनुसार, है ना, सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अरेंज करते हैं। अब क्या करते हैं, सर्किट को ऑन किया जाता है। जब सर्किट को ऑन करते हैं तो हम लोग रिहोस्टेट को कुछ ऐसा एडजस्ट करते हैं, रिहोस्टेट को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जाता है
ताकि वो करंट का एक छोटा सा रीडिंग दे, मतलब उससे सर्किट से एक छोटा सा करंट जो है फ्लो करे। तो सर्किट से एक छोटा सा करंट फ्लो करता है, उसको कौन मेजर कर रहा है? तो ये अमीटर मेजर कर रहा है, एक स्मॉल रीडिंग ऑफ करंट दे रहा है वो, है ना। तो जो अमीटर का रीडिंग आएगा उसको हम लोग नोट कर लेंगे, और उसी अमीटर रीडिंग के अलोंग करस्पॉन्डिंग जो वोल्टमीटर का रीडिंग आएगा उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे शुरू में, मतलब पहले स्टेप में क्या करेंगे कि अमीटर का एक छोटा रीडिंग जो है उसको नोट करेंगे, और उसी अमीटर रीडिंग के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टमीटर रीडिंग है उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। तो यह अमीटर रीडिंग और वोल्टमीटर रीडिंग हमारा नोट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा रियोस्टेट से करंट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, करंट के अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और करंट बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद रीडिंग जो है देखेंगे कि अमीटर जो है उस करंट का रीडिंग कितना बतला रहा है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस अमीटर रीडिंग को नोट करेंगे, और उसी अमीटर रीडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज रीडिंग है उसको भी नोट करेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है हम लोग मतलब 5-6 बार जो है दोहराएंगे। तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे एक मान लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज रीडिंग जो है वो आता है, यहाँ पर वोल्टेज रीडिंग आएगा, है ना, और यहाँ पर हमारा आएगा करंट रीडिंग, है ना, करंट रीडिंग और वोल्टेज रीडिंग आते चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि पहला में I1 करंट है, I1 करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज रीडिंग V1 है, I2 करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज रीडिंग V2 है, I3 करंट फ्लो कर रहे हैं तो वोल्टेज रीडिंग V3 है, और इस तरह से I4 करंट फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज रीडिंग V4 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू ही निकल के आएगा, है ना, करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा और वोल्टेज का भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। तो अगर हम लोग अगर रेशियो लेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर V1/I1 का रेशियो करेंगे, या V2/I2 का रेशियो करेंगे, या V3/I3 का रेशियो लेंगे, या V4/I4 का रेशियो लेंगे, तो हम लोग ये पाएंगे कि ये सारा जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, और जो कि रेसिस्टेंस R के बराबर है ना। तो ये जो रेसिस्टेंस मतलब कि जो रेशियो है इसका इक्वल आना ओम्स लॉ के को वेरीफाई करता है ना। तो इस तरह से हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि हम लोग अगर ग्राफ खींचे, है ना, देखिए चूंकि हमारा पहला यहाँ पर हमारा जो है शुरू का जो रीडिंग है वो करंट ही का होना चाहिए था, ऊपर में करंट लिखना चाहिए, नीचे वोल्टेज लिखना चाहिए, लेकिन चलिए कोई दिक्कत भी नहीं है, पहले करंट रीडिंग हम लिखे हैं उसके बाद वोल्टेज रीडिंग लिखे हैं। अब यहाँ पर अगर ग्राफ खींचा जाए, मान लीजिए कि आप ग्राफ खींचते हैं, है ना, करंट रीडिंग को और वोल्टेज रीडिंग को लेकर के अगर आप ग्राफ खींचते हैं, और आप मान लीजिए कि जितना भी वोल्टेज रीडिंग है, इस वोल्टेज रीडिंग को आप मान लीजिए कि वोल्टेज रीडिंग को आप अगर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आप मान लीजिए V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है, यहाँ पर V4 है, यहाँ पर V5 है, और यहाँ पर करंट है I1, यहाँ पर करंट है I2, यहाँ पर करंट है I3, यहाँ पर करंट है I4, है ना। तो आप देखिए कि इस I1 करंट के अलॉन्ग जो वोल्टेज है वो V1 है, I2 करंट के अलॉन्ग जो वोल्टेज है वो V2 है, I3 करंट के अलॉन्ग जो वोल्टेज है वो V3 है, I4 करंट के अलॉन्ग जो वोल्टेज है वो V4 है, और इसी तरह से I5 जो करंट है इसके अलॉन्ग जो वोल्टेज है वो आपका क्या है, V5 है। तो यहाँ पर देखिए इन सारे डॉट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये जो ग्राफ आएगा हमारा, ये ग्राफ जो है हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आना क्या शो करता है, यहाँ शो करता है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, या I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। तो ये हमारा ओम्स लॉ को ये भी ग्राफ जो है वो वेरीफाई करता है। तो इस तरीके से हम लोग ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इससे ये प्रूफ होता है कि करंट फ्लोन थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। यानी कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो करंट कम होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर लिया है। तो आई थिंक अभी तक के जो क्लासेस में मैंने आपको जो बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि रेसिस्टेंस जो है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है ना, और रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। तब तक आप इस वीडियो का लाभ उठाएं। धन्यवाद।